हेलो स्प्रिंग राइट टू विन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज यूपीएससी 2024 के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है आपके लिए। इसमें हम मेंस आंसर अप्रोच की प्रैक्टिस करते हैं और ये आज हमारा थर्ड वीक है, जिसके अंतर्गत आज हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे। केस स्टडी का इतनी वैल्यू है कि ये 250 पेपर जो कि एथिक्स 4 पेपर है उसमें लगभग 125 नंबर की केस स्टडीज पूछी जाती है। तो चलिए बिना देरी कुछ किए हम आज की केस स्टडी सॉल्व करते हैं। तो ये एथिक्स पेपर का पूरा सिलेबस है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन केस स्टडी। बिल्कुल नीचे आप ये देखेंगे कि यहाँ पर और पूरे इस सिलेबस के बारे में हम अपने पहले वाले सेशन पे चर्चा कर चुके हैं, तो आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, ये आज की हमारी 5वीं केस स्टडी है। तो इसमें एक आतंकवादी संगठन का कहना है कि उसने दिल्ली में एक परमाणु बम गुप्त रूप से छुपा रखा है। प्राधिकारियों ने उस संगठन के नेता को पकड़ लिया है और उसका कहना है कि उस बम की अस्थिति मालूम है। उसने बम की अस्थिति बताने से इनकार कर दिया है और बम को निष्क्रिय करने के लिए हेतु आवश्यक सूचना प्राप्त के लिए उसे प्रताड़ित किया जाना आवश्यक है। अब आपके पास क्या प्राधिकारियों के लिए नैतिकता की दृष्टि से यह स्वीकार्य है कि उसे यातना दिया जाए और बम का पता लगाया जाए, जिससे हजारों की जान बचाई जा सके? दूसरा, कि मान लीजिए कि उस नेता को पकड़ने की बजाय अधिकारियों ने उसकी 16 वर्ष की बेटी को पकड़ लिया है और वह प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने से मना कर रही है। आपके विचार में क्या यह नैतिक रूप से सही है कि आवश्यक सूचना प्राप्त करने और हजारों लोगों की जान बचाने के लिए उसे यातना दिया जाए? तो इस स्थिति में यातना के पक्ष और विपक्ष दोनों संदर्भ में कारण देने चाहिए और फिर अपनी राय देनी चाहिए। तो हम पहले यातना के पक्ष में तर्क देंगे कि उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार इस मामले में यातना उचित होगी, क्योंकि हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी है। तो सभी विकल्प तलाशना जरूरी है ताकि हम यातना से जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो हम हजारों लोगों की जान बचाने में सक्षम हो पाएंगे। व्यक्ति पकड़ा गया, साजिश के पीछे वही और उसका हाथ है, वह निर्दोष नहीं है। भाई, अगर जिसने किसी परमाणु बम को दिल्ली के अंदर अगर स्थापित किया है, तो भाई वह किस तरह से निर्दोष हो सकता है? ठीक है, कई अन्य सिद्धांतवादी बोलेंगे कि नहीं, आप ऐसे प्रताड़ना नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। बट यहाँ पर काफी हजारों लोगों की जिंदगी है, क्योंकि जो कैदी होते हैं, ठीक है, उन्हें मना किया जाता है कि भाई आप उन्हें प्रताड़ना ना दें, ठीक है। आपको तो लेकिन यहाँ पर हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर है, तो इसलिए जानकारी निकालने के लिए यहाँ पर हजारों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आप इसे अनैतिक नहीं कहेंगे और उसे दूसरे नागरिकों की तरह व्यवहार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। भाई, कहीं वो आतंकवादी सोचे कि उसके साथ भी अन्य कैदी या फिर अन्य नागरिक जो हैं देश के, उनकी तरह उसे क्या बोलते हैं अधिकार प्राप्त हों। तो भाई, आप एक तो एक तरफ आप इतनी घृणा और इतना गंदा अपराध कर रहे हैं, ठीक है, कि लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रखी है आपने, और दूसरी एक तरफ आप सोच रहे हैं कि जो अधिकारी या फिर सरकार आपके साथ अन्य नागरिकों की तरह आपसे पेश आए। तो उसने समाज के खिलाफ अपराध किया है। यातना देने पर उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। भाई, यहाँ पर आगे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, आप उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे, काहे का अधिकार है भाई? यहाँ पर तो व- वो व्यक्ति हजारों लोगों की जान लेने में तुला है और आप उसके अधिकारों की बात कर रहे हैं। अगर उसको प्रताड़ना नहीं दी जाएगी तो वह सीधे रूप से आपको उसकी स्थिति नहीं बताएगा कि बम बम उसने कहाँ प्लांट किया है, ठीक है। अब यातना के विरुद्ध तर्क। कर्तव्य प्रगतावादी नीतिशास्त्र के तर्क के अनुसार परिणाम किसी कार्रवाई की नैतिक मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं। इस तर्क के अनुसार यातना सदैव ही अनैतिक होगी, क्योंकि यहाँ मानव जीवन को एक साधन के रूप में स्वीकारा गया है। मानव गरिमा की अल्लंघनीय प्रकृति किसी आत्मघाती आतंकवादी को यातना दिए जाने की औचित्य
को झुठलाती है। भाई ये कहते हैं कि भाई आप आतंकवादी कह के और व्यक्ति के साथ क्या बोलते हैं, बिल्कुल प्रताड़ना करते हैं और उसकी मानव जीवन की जो गरिमा है, ठीक है, उनका आप उल्लंघन करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे परिदृश्य में देखें, भाई अगर हम अब दूसरा सिनेरियो देखें कि अधिक जटिल हो जाती है कि पहले में आतंकवादी ने अपराध किया है, अतः कोई भी व्यक्ति यातना सही ठहरा सकता है। भाई अगर हमारा जो पहला पॉइंट था ए, जिसमें बोला गया था कि भाई आपको ने आपने उस आतंकवादी के नेता को पकड़ लिया है, ठीक है, और आप उससे जो उसने जहाँ प्लांट किया है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप उससे प्रताड़ना कर रहे हैं। अब दूसरा ही इसमें बी पार्ट जो दे रखा था, ठीक है, उसमें आप के साथ जटिलता क्या आ गई कि आपने उस आतंकवादी को नहीं, उसकी बेटी को जो कि 16 वर्ष की है, उसे आपने गिरफ्तार किया है। तो क्या उसे प्रताड़ना देना सही है कि ताकि जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि वह अधिकारियों के साथ सहयोग भी नहीं करना चाह रही है। तो देखते हैं, यदि लड़की ने कोई अपराध नहीं किया है, तब इस मामले में यातना को न्यायोचित ठहराना मुश्किल हो जाता है। उसके पिता के कृत्यों में उसका कोई हाथ नहीं है। भाई उसकी जो कृत्य किया है वो उसके पिता ने किया है, उसने नहीं किया है। तो भाई यहाँ पर उसका कोई हाथ नहीं है, तो उसको प्रताड़ना देना एक अनैतिक हो सकता है। लेकिन उसका अपराध यह है कि अधिकारियों के साथ वह सहयोग नहीं करना चाह रही। वह बिल्कुल भी कि भाई उसे अगर उसके पिता की स्थिति पता है कि उसके पिता कहाँ पर हैं, कहाँ वह छुपे बैठे हैं या किस किस संगठन से जुड़े हैं, ठीक है, तो वह उसमें भी सहयोग नहीं कर रही है अगर उसे पता है। तो वह एक तरह से अधिकारियों के साथ सहयोग ना करके अनैतिक कार्य कर रही है। अब किशोरी होने के चलते वह अपने कार्यों के लिए पूर्णतः जिम्मेदार नहीं है ठहराई जा सकती, क्योंकि भाई हमारा जो कानून है वो क्या बोलता है कि 18 वर्ष के होने के बाद ही किसी को वयस्क माना जाएगा, ठीक है, और उसके कार्यों के लिए उसे दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन वह लड़की 16 वर्ष की है, तो उसे किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं ठहराई जा सकती। इसी प्रकार प्रथम में हम कोई यातना को कोई भी व्यक्ति होगा वह यातना का समर्थन दे देगा। भाई जो ए में है कि अगर हमने आतंकवादी को पकड़ लिया है और उसे हम यातना देना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी सही ठहराएगा कि हाँ यातना देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, ठीक है। लेकिन दूसरे मामले में उसी स्थिति का पालन करना संभव नहीं। लड़की के जो पिता और लड़की है उन दोनों अलग अलग प्राणी हैं। लड़की निर्दोष है, पिता नहीं है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और देखा जाए तो जो हत्याचार है, ठीक है, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभावी तरीका नहीं है कि आप किसी को भी प्रताड़ना दें। जो सूचना प्राप्त की जाती है वह कई बार गलत भी हो सकती है, ठीक है, कि आपको भाई सूचना मिली कि उस लड़की के क्या बोलते हैं जानकारी है और आप उसे प्रताड़ना देने प्रारंभ कर दें, तो कई बार हो सकता है कि आपके पास सूचना गलत आ गई हो, तो वो भी गलत है कि आपको पहले सही तथ्य पता हो। इसके अतिरिक्त कोई ऐसे भी कह सकता है कि यातना सदैव ही अनैतिक होती है, तो ये भी बिल्कुल तरीके से गलत है कि भाई यातना हमेशा अनैतिक है। यहाँ पर हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है और आप बोल रहे हैं कि ये अनैतिक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें हजारों लोगों की जान बचानी है। लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ये हम जरूरी हो जाता है कि भाई हमें यातना देनी है, क्योंकि हमें हजारों लोगों की जान बचानी है। तो ये हो गई आज की पहली केस स्टडी। तो चलिए हम अन्य केस स्टडी पे चलते हैं। ये हमारी अब तक की सेशन की छठी केस स्टडी है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एक्स, जो कि मानव संसाधन विभाग में काम करते थे, जो एक विजिट कंपनी में शीर्ष नौकरी के लिए आवेदकों का साक्षात्कार कर रहा था। कई आवेदन पत्रों को पढ़ने के बाद एक आवेदन पत्र ऐसा मिला जो अन्य से काफी बेहतर था। तब उन्होंने ये महसूस किया कि वह आवेदक मिस्टर वाई को जानते थे। जब वे किशोर थे, तब वे दोनों एक साथ घूमा करते थे। मिस्टर वाई बचपन में काफी शरारती थे तथा उन्हें एक बार दुकान से चोरी करने और ड्रग्स रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। मिस्टर वाई ने अनिवार्य काउंसलिंग को पूरा कर लिया था। जहां तक मिस्टर एक्स को ज्ञात था कि मिस्टर वाई ने अपने जीवन को सुधार लिया था और विगत 20 वर्षों के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था। मिस्टर वाई ने अपने
दावेदन में यह संकेत नहीं दिया था कि उन्हें एक बार गिरफ्तार किया जा चुका है और मिस्टर एक्स को डर था कि कंपनी पुलिस रिकॉर्ड के साथ कभी-कभी किसी को भी नियुक्त नहीं करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध कितना मामूली या कितना पुराना था। क्या आप मिस्टर एक्स द्वारा सूचना प्रकट करने का समर्थन करते हैं? तो चलिए इस केस स्टडी में आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो पहला दृष्टिकोण होगा, इसमें हम देखेंगे कि इस मामले में सत्यनिष्ठा का सिद्धांत लागू होता है कि भई जो वैश्विक पेशेवर और नैतिक मानकों के अनुरूप आपको सदैव सत्यनिष्ठा से कार्य करना चाहिए। भई आप उस कंपनी से जुड़े हैं और कंपनी ने आपको किसी भरोसे के अंतर्गत भई आपको कंपनी को आप पे पूरा भरोसा है, तो इसलिए उन्होंने आपको चुना कि आप साक्षात करके कंपनी के लिए हायरिंग कीजिए। तो आप जानबूझकर ऐसे लोगों को के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, जिनकी आप पेशेवर ज़िम्मेदारी रखते हैं। भई उन्होंने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है, तो आप उनके साथ जानबूझकर विश्वासघात नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि कंपनी किसी भी तरीके से जो व्यक्ति किसी भी गिरफ्तारी के अंतर्गत जेल गया है, उसे कंपनी नियुक्ति नहीं करेगी और ये कंपनी के नियम हैं। और आपको पता है कि जो वाय है, उसने अपने तथ्य को छुपाया है। तो अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि कंपनी को इस बारे में अवगत कराने की। ये कंपनी पर छोड़ दो कि क्या हित में है और क्या नहीं। भई आप सोच रहे हैं कि जो वाई है, वो आपका बचपन का मित्र है, ठीक है? उसे आप क्या बोलते हैं कि आप चाहते हैं कि भई उसे भी नौकरी मिल जाए और आपको पता है कि भई पिछले 20 वर्षों में उसने अपने आप में सुधारा है, ठीक है? लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर जो व्यक्ति तथ्य छुपा रहा है, तो क्या वह सही में सुधर चुका है? तो वाई पहले गिरफ्तारी या सजा के संबंध में कंपनी के समक्ष सत्य प्रकट ना करके एक अपराध कर रहा है। भई जब जो वाय है, वो कंपनी को पहले सत्य बता ही नहीं रहा है, तो किस तरह से वह आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में वह और कोई झूठ नहीं बोलेगा या और किसी भी अपने लाभ के लिए वह किसी को अनैतिक या फिर झूठ में नहीं फँसाएगा, ठीक है? या किसी से किसी भी तरीके के आगे जाके कंपनी के हित या कंपनी को किसी भी तरह से मतलब अपने लाभ के लिए वह झूठ बोल सकता है। ठीक है? तो आप किस तरह से ये सहमति या किस तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह बिल्कुल भी आगे कंपनी को किसी भी तरीके से धोखे में नहीं रखेगा? क्योंकि वह अभी ही एक तरह से झूठ बोलकर अपराध कर रहा है। ठीक? और आपको भई आपका दोस्त है वो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर कंपनी पे छोड़ देना चाहिए। आप कंपनी को बताइए कि हाँ भई मैं कंपनी को बताऊँगा कि भई वाई जो है, ठीक किस तरह से पहले बचपन में गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तार हुआ था, वह जेल गया था। ये कंपनी पे छोड़ दीजिए कि भई कंपनी उसे नियुक्त करेगी या नहीं। भविष्य में व्यक्ति अपने लाभ के लिए तथ्यों को विकृत कर सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कि भई आप ये देखेंगे कि भई वह भविष्य में झूठ बोलेगा या नहीं, किस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है? या तथ्यों में ही वह तोड़-मरोड़ कर दे अपने लाभ के लिए। अब दूसरा दृष्टिकोण ये है, क्या आप मिस्टर एक्स द्वारा सूचना प्रकट का समर्थन करेंगे? ठीक? हाँ, निम्नलिखित कारण वह सूचना को प्रकट नहीं करता है, तो यह संगठन की नीति के विरुद्ध है। भविष्य में प्रकट तब दोनों के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। भई अगर मान लीजिए कि भविष्य में वो जो तथ्य वाई ने छुपाए हैं और वो प्रकट हो गए कंपनी के सामने, तो जो कार्रवाई होगी वो एक्स के विरुद्ध भी होगी और वाई के विरुद्ध भी होगी क्योंकि एक्स ने वाई को बचाने के लिए कंपनी से झूठ बोला, ठीक? और वाई ने अपने तथ्य छुपाए। तो कंपनी को लगेगा भई आगे जाके भई एक्स भी किसी न किसी गतिविधियों में इस तरह की में शामिल होगा। जब वह कंपनी के विरुद्ध जो नियमों के विरुद्ध जा रहा है, तो वो एक तरह से कंपनी के लिए अपराध ही तो कर रहा है, ठीक? इसी तरह अगर देखें तो मिस्टर वाई सज्जन व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु वह स्वयं किसी सूचना प्रकट ना करके अनैतिक हो जाते हैं। इससे केवल वह मिस्टर एक्स की राय में एक सुधरे व्यक्ति हो सकते हैं। उच्च नैतिक मानकों के कारण कंपनी को ऐसी नीति को अपनाना चाहिए जो कि एक्स द्वारा वाई को नियुक्त किया जाता है। बाद में सूचना प्रकट होती है तो कंपनी विश्वसनीयता
कंपनी की जो विश्वसनीयता है वो कम हो जाएगी अगर एक्स ने अगर तथ्य को छुपाए और बाद में वो प्रकट हो गए। तो आप देखेंगे कि उससे क्या है कि कंपनी की जो विश्वसनीयता है, भाई लोगों में विश्वास है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ग्राहकों को नुकसान भी पहुंच सकता है कि भाई आगे जाके जो वाई है अगर किसी भी तरह के तथ्यों को तोड़ मरोड़ता है, तो उससे क्या पता ग्राहकों को नुकसान हो जाए, जिससे क्या हो सकता है कि कंपनी की इमेज गिर जाए। ठीक, आगे जाके एक्स को बड़ा जोखिम हो सकता है। मिस्टर जो एक्स को इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। अगर मैं हूँगा मिस्टर एक्स की जगह, तो मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं लूंगा भाई। आप सीधा बताएंगे कि कंपनी के ये नियम है, देखो। अगर वह आपका सच्चा मित्र होगा तो वह आपकी बात को समझेगा, भाई हाँ आप भी यहाँ पर काम करने आए हैं और आप जो कंपनी के नियम है आप उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको कंपनी को करना चाहिए कि भाई इसने ये तथ्य छुपाए हैं, और ये कंपनी पे छोड़ देना चाहिए कि वह उसकी नियुक्ति करेगी या नहीं। ठीक, तो ये आज की हमारी दूसरी केस स्टडी थी। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आप अनलॉक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। थैंक यू।